जब मैं डॉक्टर बना तो मेरे दोस्त और रिश्तेदारों ने मुझे खूब बधाई दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। वहां बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तू कहे तो मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, उससे बात करूंगा। ऐसे गांव में जाकर डॉक्टरी करने का क्या फायदा जहां बिजली नहीं रहती हो। तो मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि सिफारिश के बल पर अपनी पोस्टिंग कहीं दूसरे शहर में करवाकर खुद गर्ज बन जाऊं। सरकार ने मुझे इस गांव में भेजा है तो मेरा फर्ज भी बनता है कि वहां जाकर गांव वाले की सेवा करूं। ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। ये बात सुनकर पिताजी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मेरी शादी को 1 साल हो गया था और मेरी पत्नी मनीषा, जिससे मैं बहुत ही प्यार करता था, उसे मैं समझाते हुए कहने लगा, मनीषा, मैं उस गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना नहीं चाहता, क्योंकि वह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है और वहां बिजली की भी सुविधा नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर महीने मिलने आता रहूंगा और मैं तुम्हें दिन में एक बार जरूर फोन करूंगा। मेरी पत्नी ने मेरी बात को समझते हुए कहा, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मुझे गांव में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं शहर की सुख सुविधाओं में पली बढ़ी लड़की हूँ और मुझे गांव में रहने में थोड़ी मुसीबत भी आएगी। इससे अच्छा है मैं यहीं अपने ससुराल में रह जाऊं। मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे बहुत सुकून हुआ था और मैं खुशी से अपने घर से गांव के लिए रवाना हो गया था। मैं जिस समय वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंचा, वहां बिजली नहीं थी। मेरी गर्मी से पसीने छूट रहे थे। मुझे वहीं पड़े कुछ कागज के टुकड़े से हवा खानी पड़ी थी। गांव के नया डॉक्टर आया है, यह खबर सभी गांव वाले में फैल गई थी। गांव वाले मेरे आने से डिस्पेंसरी में जमा हो गए थे और मेरे तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरा क्वार्टर वहीं अस्पताल में बगल में था, इसलिए मैं काफी समय इलाज के लिए अस्पताल में ही रहता था और फिर खाना खाने और सोने के लिए क्वार्टर में चला जाता। इस तरह दिन भर मरीजों को देखभाल करने के बाद मैं काफी थक जाता था। थकान की वजह से खाना बनाने का काम मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन मैं जैसे तैसे कुछ खा पी कर सो जाता। एक दिन उस गांव के मुखिया मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब, ये गीता है, ये सुबह शाम दोनों आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर के साफ सफाई भी कर देगी। जब मैं गीता को देखा तो वह 18-20 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मैंने कहा, मुखिया जी, इसकी क्या जरूरत है? मुखिया जी, आपने बेकार में ही कष्ट किया है। पेट भरने लायक तो खाना मैं खुद भी बना लिया करता हूँ। मुझे काम करने वाली की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया जी ने कहा, इसमें कष्ट कैसा डॉक्टर साहब? आखिर आप इस गांव के हमारे मेहमान हैं, जिसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो मैंने उन्हें मना नहीं किया और गांव के लोगों का सम्मान देखकर मैं बहुत ही खुश था। अगले ही दिन गीता मेरे घर काम करने के लिए आने लगी तो मुझे सहूलियत हो गई थी और वो घर का सारा काम करने लगी थी। अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था और गीता खाना भी बहुत ही अच्छा बनाती थी। थोड़ी ही दिनों में मुझे गांव की हवा पानी अच्छी लगने लगी थी। सब लोग इज्जत की नज़र से मुझे देखते थे और मिलने पर बड़े ही आदर सम्मान देते थे। शहर के लोग बेकार ही गांव के लोगों को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। मैं तो सोचता हूँ कि शहर के मुकाबले यहाँ की जिंदगी ज़्यादा अच्छी है। मैं अपनी पत्नी मनीषा से फ़ोन पे कह रहा था, पर मेरी पत्नी ये बातें सुनकर कहने लगी, गांव को इतना भी पसंद करने लगी हो, कहीं किसी और पर दिल आ गया तो मैं क्या करूँगी? मनीषा की बात सुनकर मैं हंसने लगा और मैंने कहा, तुम औरतों के दिमाग में तो हर पल शक के कीड़े घूमते रहते हैं और ऐसे भी जिसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो, भला क्यों लड़की ढूंढेगा? दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन गीता जब क्वार्टर में काम करने आई तो वह कहने लगी, डॉक्टर साहब, क्या आपको अपनी पत्नी की याद नहीं आती? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, मेरी जिंदगी में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता हूँ और ये बात मुझे किसी बाहर वाले को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनते ही गीता गुस्से में सारे काम जल्दी जल्दी कर वो अपने घर वापस चली गई और 2 दिन तक क्वार्टर में काम करने के लिए नहीं आई।
जब 2 दिन के बाद वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम तो 2 दिन काम पर भी नहीं आई। उसने कहा वो अपने परिवार की शादी में गई थी। खैर गीता वापस अपने कामों में लग गई थी और मैं भी वापस अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा था। गीता नाश्ता बना चुकी थी और वह मुझे खाना देने आई थी, तो मैं नाश्ता कर अस्पताल जाने के लिए निकल गया था। जब शाम को घर वापस आया तो गीता शाम के खाने बनाने के लिए थोड़ी देर से आई थी। उस दिन मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल इस तरह घिरे थे जैसे रात के अंधेरे हो। मैंने गीता से कहा, आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, तुम जल्दी से खाना बनाकर घर चली जाओ। गीता ने हाँ में सर हिलाते हुए किचन के कामों में लग गई और इसी तरह वो खाना पकाने में काफी देर लगा रही थी। मुझे अब फिक्र होने लगी थी क्योंकि रात भी होने वाली थी। मैंने गीता को कहा, तुम अपने घर चली जाओ। जैसे गीता घर से बाहर निकली, अचानक तेज बरसात से वो भीग चुकी थी और वो वापस मेरे दरवाजे खटखटाने लगी। जब दरवाजा खोला तो गीता भीगा हुआ देखकर मैं हैरान हो गया था और उसे पूछने लगा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? उसने कहा, आधी रास्ते में तेज बारिश के चलते मैं भीग चुकी थी और बादल भी इस तरह से गरज रहे थे, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं अपने घर नहीं जा पाई। मैं वापस यहाँ आ गई। जब बारिश छूट जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। गीता की बात सुनकर मैंने उसे घर के अंदर ले लिया और वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। मैंने तौलिया लाकर गीता के हाथ में दे दिया और कहा, अंदर जाकर कोई कपड़े पहन ले ताकि तुम्हें ठंड न लग जाए। गीता ने कमरे में जाकर मेरे शर्ट को पहन ली क्योंकि मेरे क्वार्टर में कोई भी जनानी कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे मेरा ही शर्ट पहनना पड़ा। कुछ समय के बाद मैं बारिश छूटने का इंतजार में मैं खिड़की के पास खड़ा था। इतने में पीछे से गीता मेरे पास आ गई और वह भी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगी। तभी अचानक बिजली की कड़कने की आवाज़ से वो डरकर मुझे पकड़ ली। मैं उसे इस तरह करीब पाकर उसे आगोश में ले लिया और वो एक पल के लिए मैं भूल गया था कि वह मेरी बीवी नहीं है। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो गीता शर्माते हुए अपने घर चली गई थी। अब वो क्वार्टर में भी आना बंद कर दी थी। कुछ ही महीने इसी तरह से बीत गए थे। एक दिन अचानक मेरे क्वार्टर में रोते हुए आई और कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुआ होगा। उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मेरा चेकअप कर सकते हैं। मैं उसे इस तरह रोता हुआ देख उसकी बातों पर यकीन कर लिया, पर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। मैंने गीता को कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? गीता ने रोते हुए कहा, अगर गांव के मुखिया जी को ये बात पता चल गई तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। गीता की बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने गीता से हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? गीता ने कहा, आपको ये गांव छोड़कर वापस शहर चले जाना चाहिए, नहीं तो गांव के लोगों आपके साथ बहुत ही बुरा करेंगे। अगर आप नहीं घर चाहते हैं तो आप ये गांव छोड़कर आज रात को ही वापस शहर चले जाएं। मैंने कहा, पर तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा, मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने गीता को कहा, तुम्हें शहर ले जाकर मैं अच्छे से देखभाल करूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा, मेरे साथ भी चलो। गीता घबराते हुए कहने लगी, नहीं साहब, मैं यही ठीक हूँ, मैं अभी गांव वालों को संभाल लूँगी, आप मेरी चिंता ना करें। अगर आप मेरी इतना फिक्र करते हैं तो मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, जिससे मेरी पूरी जिंदगी आराम से काट लूँ और अपने बच्चे को भी संभाल लूँ। एक पल के लिए तो मुझे ये बातें थोड़ी अजीब सी लगा, लेकिन उस समय मैं कुछ सोचने के हालात में नहीं था, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही डरा हुआ था। मैंने गीता से बात सुनकर उसे 5 लाख देने के लिए वादा कर दिया और उसी रात वह गांव छोड़कर वापस जाने वाला था। मैंने गीता को इस समय 1 लाख रुपए का चेक देकर वापस उसे अपने घर भेज दिया था। मैं जैसे अपने बैग पैक करने लगा, तभी अचानक एक मरीज गंभीर हालत में अस्पताल में आया हुआ था। उसे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक तरफ मैं उस गांव छोड़ के जाने वाला था, तो उसी दिन एक मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज बनता था। मुझे लगा उसका इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं रात को वहीं रुक गया और उस मरीज को बचाने लगा। अगली सुबह
जब मरीज को होश आया तो मैं उसकी तबीयत की खबर ली और उससे पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वो कहने लगा, डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं होते तो मैं कब का इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप जैसे डॉक्टर मेरे गांव में हैं जो वक्त रहते मरीज की सेवा करते हैं। उस मरीज का नाम रवि था। उसने बताया कि उसका पड़ोसी से गंभीर लड़ाई हुई थी, इसलिए उसके सर पर चोट आई थी। अब मैं जल्दी जल्दी उस जगह को छोड़कर वापस शहर जाना चाहता था, क्योंकि मुझे गीता की बात हर समय याद आ रही थी और मुझे बहुत ही डर लग रहा था। गांव के मुखिया को कहीं से भी भनक पड़ गई तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। जब मैं वापस अस्पताल से निकलने वाला था, इतने में रवि ने कहा, साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ पूछो। उसने कहा कि गीता आपके घर काम करने आती है। मैंने कहा, तुम गीता को कैसे जानते हो? उसने कहा, मैं उसका पति था और मैंने उसे तलाक ले लिया क्योंकि वह एक बांझ औरत थी और मेरे घर वाले औलाद के कारण मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, इसलिए मैं गीता को छोड़ दिया था। पर मैं गीता से बहुत ही प्यार करता था। मैं उसे इस तरह छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी यही थी कि गीता भी मेरे पास अब रहना नहीं चाहती थी। वह मुखिया जी के यहाँ काम करती थी और वह उसके साथ ही रहना चाहती है। इसलिए मैंने गीता की खुशी के लिए उसे तलाक ले लिया और वो अब मुखिया जी के घर में रहती है। जब मैं ये बात सुना, मेरे तो होश उड़ गए। क्या गीता बांझ है? तो फिर वो माँ कैसे बन सकती है? मैं रवि से कहा, क्या गीता सच में बांझ है? तो वो उसने बताया, मैंने उसे डॉक्टर से इलाज करवाया था, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन सकती है, इसलिए मेरे साथ अब रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ उसे हर वक्त ताने देती थी और वह उसे सहन नहीं करना चाहती थी। इसलिए घर को छोड़कर वह मुखिया जी के यहाँ रहने लगी थी। एक दिन मैं आपके क्वार्टर में जाते हुए उसे देखा था, इसलिए मैंने उसका हालचाल जानने के लिए आपसे सवाल कर लिया। वह ठीक तो है और मुखिया जी के घर पर खुश तो है? रवि की बात सुनकर अब मुझे समझ आ गया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। मुखिया जी के घर जल्दी से गया और देखा कि गीता वहाँ खाना बना रही थी। मैंने गीता से कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोली थी कि तुम माँ बनने वाली हो? मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। आज ही तुम अस्पताल चलो और अपना चेकअप करवाओगी, फिर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मेरी बात सुनकर गीता डर गई थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। लेकिन मुखिया जी ने जब आपके बारे में बताया और उसने यह भी कहा कि आपसे बड़े रकम हासिल किए जा सकते हैं, तो मैं इस काम के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन आप एक अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं 2 महीने आपके क्वार्टर में काम करने नहीं आ रही थी, क्योंकि ये सब अपनी मर्जी से करना नहीं चाहती थी। पर मुखिया जी के दबाव ने मुझे एक दिन आपके दरवाजे पर आना पड़ा और आपसे पैसे की मांग करनी पड़ी। मुखिया जी ने प्लान बनाया था। मैं और मुखिया जी हमेशा गांव में आए अमीर लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाकर उसे पैसे लेते हैं और फिर आपस में बांट लेते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, आप एक नेक इंसान थे, पर गरीबों की सेवा करने आए थे। मैं आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुखिया जी ने मुझे इस पर दबाव बनाया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह अपने घर से निकाल देते, फिर मेरे पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा था। गीता के बोलते ही इतने में मुखिया वे वहाँ आ गया। मैंने मुखिया को एक जोरदार तमाचा मारा और उससे कहा, तुम इस तरह मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेते हो। मैं तुम्हें आज ही पुलिस के हवाले कर दूं। ये सुनते ही मुखिया हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने पुलिस को तो पहले ही सूचना दे दिया था। मुखिया के घर पुलिस को भी बुला लिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस मुखिया के घर आ गई और मुखिया और गीता को पुलिस थाने पकड़ के ले गई। पुलिस थाने में ले गया, लेकिन मैं गीता का भी गुनहगार था, इसलिए मैंने गीता को सजा होने से बचा लिया। लेकिन कुछ महीनों के लिए मुखिया को जेल में रहना पड़ा था। मुखिया की आंखों में पछतावा था और मुझसे कह रहा था, मैं अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कुछ ही महीनों के बाद मुखिया भी जेल से छूट गया था और जब वो वापस घर आया तो गीता से शादी कर लिया और फिर वो वादा किया कि वो कभी भी ऐसे कामों के लिए गीता का इस्तेमाल नहीं करेगा।
गीता भी वो अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी और उन दोनों को इस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारते देख मैं फिर वापस अपने शहर लौट आया था। मैं अब उस गांव में दोबारा जाना नहीं चाहता था। मैं अपने पिताजी से कहा, आप अपने बड़े डॉक्टर से बात कर मेरी पोस्टिंग एक अच्छी जगह करवा दे जहां मैं अपनी पत्नी के साथ रह सकूं। अब उस गांव में मेरे जगह कोई और डॉक्टर आ गया था और मैं शहर वाले डिस्पेंसरी में काम करने लगा था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही रहती है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।